शहर की आदर्श आईएन टाइम्स न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज की विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस। तो आईने में एक राजनीतिक बहस, जैसा कि आप सभी सुधी दर्शकों को पता है कि कुछ दिनों से इस कार्यक्रम को मैंने रोक दिया था, हमारे चैनल ने रोक दिया था, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी जो कुछ बातों को रख पाए। लेकिन आज मुझे गर्व हो रहा है कि आईने में एक राजनीतिक बहस फिर से मैं शुरू कर रहा हूं। हालांकि चंदन जी, प्रभु जी और कई लोग मिलकर के बातचीत इनसे कर रहे थे। तो मैं आपको बताते चलूं कि मैं जिनके यहाँ आज बैठा हूं वो सुपौल जिला में मैं बैठा हूं। सुपौल जिला के प्रखंड के अंतर्गत कोरियापट्टी पंचायत में बैठा हूं। लेकिन राजनीति को जानते होंगे, अगर आप राजनीति को समझते होंगे, अगर राजनीति से अवगत होंगे तो आप बलराम सिंह यादव जी को जरूर जानते होंगे। जी हाँ, आज का आईने में एक राजनीतिक बहस महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में कि आज सुपौल जिला के पूर्व एमएलसी बलराम सिंह यादव के पैतृक गांव कोरियापट्टी, जिसका वर्तमान प्रखंड त्रिवेणीगंज है, के दरवाजे पर एक राजनीतिक बहस करने जा रहा हूं। आईने करने के पहले थोड़ी संक्षिप्त इतिहास मैं आपको दिवंगत बलराम सिंह यादव जी के विषय में बता दूं। दिवंगत बलराम सिंह यादव सुपौल जिला के एक ऐसे प्रचलित नाम है जो बच्चा बच्चा के जुआ पे बसा है। दरअसल ये कॉमरेड थे। बलराम सिंह यादव ने समाज सेवा में अपने आप को झोंक दिया था और अपने लिए कुछ अर्जित नहीं कर पाए। इन्होंने सन 1974 ईस्वी के छात्र आंदोलन में भाग लिया था और लाठियों के शिकार हुए। इनको जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि इनके साथ स्थानीय हस्तियां लक्ष्मण मेहता, गुंदेश्वर साहब भी गए थे। इनके साथ कई हस्तियां भी गए थे, किंतु ये सबसे ज्यादा संघर्षशील रहे और लाखों जद्दोजहद और संघर्ष के बावजूद इन्होंने समाज सेवा नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम पंचायत के मुखिया के तौर पर की थी। मुखिया से एमएलसी तक का सफर इनका रहा। सबसे बड़ी बात यह थी इनके जीवन का कि ये एक सच्चे साधक थे, जिन्होंने समाज सेवा में अपना तन और मन समर्पित कर दिया। राजनीति में आज बहुत ही कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे बलराम सिंह यादव थे। इन्होंने दलित, पिछड़े, गरीब व महिलाओं के प्रति पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें ये काफी हद तक सफल भी रहे। हालांकि 8 सितंबर 2023 को इनकी दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई, जिनमें सुपौल जिला के विधायक, सांसद के साथ साथ कई जिलों के कई हस्तियां शामिल हुए। आज का आईना महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इनके ज्येष्ठ सुपुत्र राजेश कुमार यादव, जिन्होंने दारोगा पद, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के अच्छे प्रैक्टिशनर के बावजूद सब कुछ त्याग कर अपने गांव पहुंच गए और अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़े। अभी वर्तमान में ये मुखिया हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष के अलावा ये कॉमरेड भी हैं। यानी कि आप यूं कह लें कि ये महागठबंधन के हिस्सा हैं। किंतु महागठबंधन में रहने के बावजूद भी
ये सरकार के खिलाफ बोलने से नहीं चूकते हैं। आपको इनसे मुखातिब करने के पहले आपको इनके द्वारा दिए गए एक भाषण, जो कि इनके पिता के दूसरे पुण्यतिथि पर आयोजित किए गए थे और कई सांसद विधायक के अलावा कई महान हस्ती अभी उपस्थित थे, वो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और पहले आप उन्हें देखें, फिर इनसे मुखातिब करवाता हूं और आपसे आग्रह है कि आप पूरे वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये एक से एक मजेदार चीज आपको बताने वाले हैं और रहस्यमयी चीज सरकार के बताने वाले हैं। आपसे यह भी आग्रह है कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और अगर हो सके तो सुपौल जिला के लिए स्थानीय पत्रकार भी आप हमें देने का कष्ट करें। आप हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कहते हैं कि मुखिया जी लोग पागल हो गया है, लड़ना चाहिए भारत सरकार के खिलाफ, लड़ता है बिहार सरकार की तरफ। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, मनरेगा भारत सरकार की योजना है, फिर कहता हूं उसमें जो कटौती की गई है बजट में, हमारा मजदूरी का जो सवाल है वर्ष में देने का, उसके लिए हम भारत सरकार से लड़ते हैं। हमारी जो 19 सूत्री या 21 सूत्री मांगे हैं, उसमें 11-12 मांगे बिहार सरकार से संबंधित है, जिन्होंने पंचायती राज का भ्रूण हत्या कर दिया है, पेट में बच्चा को मार दिया है। इस बात को 73वां संविधान संशोधन में 11वीं सूची में अनुसूची में मैं पढ़ा हूं। और मैं आपको बता दूं कि हमारी ही सरकार सभी सदस्यों को एक किताब भेंट की है। हम लोग कहते हैं आंदोलन भी करो और किताब भी पढ़ो। आपकी दी गई किताबों को और महात्मा गांधी के सपने को, 73वां संविधान संशोधन को भी पढ़ता हूं। और हम लोगों को इतना है कि हमारी अधिकार में किसने कटौती किया है, बिहार सरकार और भारत सरकार, उसको हम लोग समझते हैं। इसलिए मैं पुनः आपको याद दिला रहा हूं कि सरकार को कहिए मैं बिहार सरकार के खिलाफ नहीं हूं, इसलिए कि हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी संवैधानिक बात को समझते हैं। हम लोग भी गांव की विकास करने की शपथ खाया था और विगत 2 वर्षों में मेरे जैसे लोग कोई काम नहीं किया हूं, तो बिहार के 8400 पंचायत में क्या हाल हुआ होगा आप खुद समझ रहे होंगे। माननीय विधायक जी हमारे बहुत नियरेस्ट भी है, शायद भूल गए होंगे, तो मुझे तो लगता है कि आप हमारे जनता के बीच हमारी बात को नहीं रखा तो विधानमंडल में तो नहीं रखिएगा। भाई है, आप कॉमरेड हूं, इसलिए कहता हूं भाई सत्येंद्र जी, आप लड़ाकू हैं, आप लड़िए कि नहीं लड़िए। हम जनता के बीच 10 बार अनाउंसमेंट में कहा हूं, भाई सत्येंद्र जी किसानों की लड़ाई, पंचायती राज की लड़ाई, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए भाई सत्येंद्र जी, यू आर नॉट ओनली फॉर एमएलए, यू आर माई पार्टी मेंबर, यू आर माई लीडर। सो आई नहीं अपना भाई को कह रहा हूं, सत्येंद्र जी के साथ मैं कहीं लड़ाई लड़ा हूं। इसलिए विधानमंडल के अंदर रिकॉर्ड होता है, मैं भी दर्शक दीर्घा में बैठा हूं। सुखदेव पासवान के कृपा से लोकसभा में, रंजिता रंजन के कृपा से लोकसभा में, बलराम सिंह यादव के कृपा से विधानमंडल में भी बैठने का मौका मिला है। मैं समझता हूं कि विधानमंडल के अंदर क्या होता है, लोकसभा के अंदर क्या होता है, कैसे गांव में गरीबों के, किसानों के लिए कानून बनता है, इस बात को भली भांति समझता हूं। और मैं ग्रेजुएशन करके मुखिया बना था, 5वीं बार चुनाव इस पंचायत से जीता हूं। श्रीमान, मैं आज नहीं कहना चाहता था इस बात को, मैं पंचायत प्रतिनिधियों का त्याग पत्र देने का समय आ गया है। और ये त्याग पत्र दिल्ली के सरकार पर जो आप हमला बोल रहे हैं, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, आप समझिए, इस भूचाल को समझिए, विरोधी को धोखा देने से बचिए, हमसे आप बात कीजिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे संगठन के लोग, गांव में जो प्रबुद्ध लोग होते हैं वो मुखिया जी होते हैं, क्षेत्र में प्रबुद्ध लोग होते हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य होते हैं, गांव में जो प्रबुद्ध लोग होते हैं सरपंच बनते हैं, गांव में न्याय करते हैं। इसलिए इनकी भी भावना को समझिए, इनके भी बातों को समझिए। मैं सभी बातों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कॉमरेड बलराम सिंह यादव, ज्येष्ठ सुपुत्र से बातचीत करूंगा। आपको यह भी बताते चलूं कि उनके ज्येष्ठ सुपुत्र जो है अभी वर्तमान में मुखिया हैं और ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्हें जो है अपने विरासत से ये मिला, लेकिन विरासत से मिलने के बाद भी इन्होंने यह ठाना कि हमें
कदम उठाना है और संघर्ष करना है। संघर्ष करते हुए लोगों का सेवा करना है। तो हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। ऐसा मैं इनके विषय में कहना चाह रहा हूं। और इनका नाम है राजेश कुमार यादव जी। और राजेश कुमार यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब मैं इनके यहाँ जब आया तो मैं देखा ऑफ कैमरा, मैं देख रहा था कुछ बातचीत हो रही थी, कुछ लोग आए हुए थे। रात में एक बड़ी घटना हो रही थी इनके पंचायत में, जिस घटना को इन्होंने सूझबूझ से रोक लिया। और थाना पुलिस को हालांकि ये बुलाए धरातल पर, लेकिन थाना पुलिस तक जाने नहीं दिए, मामला को कोर्ट तक जाने नहीं दिए और उन्होंने पंचायत स्तर पे ही बातों को खत्म करवा दिया। जैसे कि एक आपको पता है कि आज के डेट में युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, नशा के ओर जा रहे हैं और प्यार के नाम पे धोखा दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ अनहोनी घटना घटने जा रहा था, जिनको इन्होंने बड़े ही सूझबूझ से रोक लिया। तो आइए सीधे मुखातिब करवाते हैं हम इनसे। क्या परिचय हुआ आपका? मैं राजेश कुमार हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का यहाँ काम करता हूँ, देख रेख करता हूँ, नेता हूँ और मुखिया संघ का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ, जिला में भी और प्रखंड प्रदेश में भी। प्रदेश पंचायत प्रतिनिधियों की एकता की लड़ाई लड़ता हूं। मेरी पत्नी नीतू विधान परिषद की चुनाव भी लड़ी थी, छातापुर विधानसभा सीपीएम से भी लड़ी थी। और बलराम सिंह यादव जो कोसी ही नहीं पूरे बिहार, उत्तर बिहार के मजबूत किसान मजदूरों गरीबों के मसीहा कहे जाते थे। अजीत सरकार आज नहीं है, सामंती जुल्मी ने साजिश कर उनकी हत्या करवा दिया। बलराम सिंह यादव तो बीमार होके मरे, बीमार होके क्या मरेंगे। गरीबों को 5 डिसमल जमीन दिलाने के लिए बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, पुलिस ने उनकी छाती की हड्डी तोड़ दी और गंभीर रूप से बीमार होते होते वो इलाज के दौर में उनकी मृत्यु हो गई, वो नहीं मरते। तो उनके सपने को, बलराम सिंह यादव का अधूरा सपना ये था, गरीब शोषित पीड़ितों की आवाज को मजबूती से सरकार तक पहुंचाओ और पंचायत प्रतिनिधियों की मानदेय भत्ता की लड़ाई जो हमने लड़ी थी वो अधूरा है। उनको सम्मानजनक पेंशन दो, सुरक्षा दो, सारी मांगों को लेकर उसकी लड़ाई। आप उनके नक्शे कदम पे चलेंगे सर? बिल्कुल चल रहा हूँ। उनसे सवाल किया। मैं 2001 से ही मुखिया हूँ और मुखिया परिवार में, एमएलसी परिवार में बलराम सिंह यादव जो जिला परिषद के चेयरमैन भी थे, उनके परिवार में जन्म लेने का मौका मिला है। भारत सरकार का बहुत ही बड़ा, देश का सबसे बड़ा संग्राम ग्राम पंचायत राज है, जिसका हम लोग सदस्य हैं। आपने अधिकार और कर्तव्यों की बात कहा, तो भारत सरकार के 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक 2006 में हम लोगों को पंचायती राज एक्ट कानून बना। हम लोगों को विधि सम्मत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार मिला कि ग्राम पंचायत की सभी 29 विषयों जो आवश्यक था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, जन कल्याणकारी योजनाएं का देखरेख, अनुरक्षण, निरीक्षण, संचालन, ये सभी काम ग्राम पंचायत को देखना होता है। इस बार मैं तीसरी बार यहाँ से मुखिया जी हूँ और 2 वर्ष हो चुका है। मैं समझता हूं कि देश के अंदर बिहार ऐसा राज्य है जहां पंचायत प्रतिनिधियों से आमजन घृणा करने लगा है। उनको लगा कि बजट में ढेर सारी पैसा 15वीं में, सिस्टम में, अन्य योजना में आती है कि हमारा बकरी शेड बनेगा, पशु शेड बनेगा, आवास बनेगा, जल नल से शुद्ध पानी मिलेगा, स्ट्रीट लाइट से हमारा गांव जगमग होगा। हमें भी सपना था सरकार भवन बनेगी, वो सारा पानी फिर गया सबके उम्मीद पे। क्या वजह है सर ये सबसे? वजह तो पहले बता दूं कि भारत सरकार ने, जो भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना संयुक्त मोर्चा की सरकार, जिसमें हम सीपीएम से गाइड होते हैं, सीपीएम भी उस समय में हमारा सरकार बंगाल, त्रिपुरा और केरल 3 जगह उस समय भी था, 40 सांसद सीपीएम का था। मनमोहन सिंह के सरकार में बहुत मेहनत और संघर्ष कर महात्मा गांधी रोजगार योजना लागू हुआ। देश के गरीबों को लगा कि अब एक कानूनी अधिकार हमें मजदूरी की मिली है और साल में 100 दिन हमें रोजगार मिलेगा। शुरू के दिनों में कुछ दिन लगा कि मनरेगा एक जन कल्याणकारी योजना है और गांव के मजदूरों को रोजगार और गांव में मिट्टी से संबंधित काम जो होता था। लेकिन विगत कुछ दिनों से बिहार सरकार और भारत सरकार की क्या लड़ाई, उस पर मैं नहीं जाना चाहता।
बजट में इतनी भारी कटौती, और आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी बिहार से और इसी पूर्णिया सीमांचल से हैं, क्या 213 रुपया में मजदूर मिलेगा आपको क्या? जी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। 213 रुपया मजदूर का मजदूरी दीजिए, वो भी 1 महीना के बाद पेमेंट आपका होगा। जी। मजदूरी व्यवस्था बिल्कुल चारागाह बन गया है। बजट में सारी रुपया काट दी गई, और मनरेगा तो कंप्लीट बंद है। मेरे यहाँ 100 रुपया का काम इस 2 वर्ष में नहीं हुआ है मनरेगा। अन्य योजना बिहार सरकार की है। मैं आपको बता दूं, 29 विषयों की हमने चर्चा किया। पिछले दिन हमने कई दर्जन शिक्षकों की बहाली किया, आशा की बहाली किया। स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार के लिए हम बराबर, मैं पहला मुखिया हूं, मुझे लगता है कि महीना में एक बार सभी सदस्यों के साथ, कर्मी के साथ बैठक करके सभी विभागों को संचालन चाहता हूं, विधि सम्मत है। लेकिन अभी तो वार्ड सदस्य लोग भी हड़ताल पे हैं, वो लोग कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आते हैं, दस्तखत नहीं करते हैं। गणेश प्रसाद चौधरी वो अलग आंदोलन कर रहे हैं कि मुखिया जी सदस्य लोगों को योजना नहीं देते हैं। भाई मुखिया जी क्या योजना देंगे, वो तो मेरा परिवार है, हम सभी लोग मिल बैठकर योजना का संचालन करते हैं। लेकिन 7 निश्चय योजना जो पिछले वित्तीय वर्ष में था, गांव का विकास हुआ, गांव में गली नली सारी योजना बनी। अब सरकार का कहना है कि सदस्य और मुखिया मिलकर गली नली योजना में घोटाला कर गए। अरे भाई घोटाला कैसे कर गए? आपका जेई आपका प्लान बनाया, प्राकलन बनाया, आपका पंचायत सचिव क्या कहते बीपीआरओ बीडीओ मिलकर योजना का देखरेख किया, महीना में 3 बार योजना की जांच हुई, कैसे घोटाला हो जाएगा? सर आपने 7 निश्चय योजना की बात की। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जल नल योजना भी आता है, तो बिहार में जल नल योजना की क्या? आपको बता दूं कि बिहार में कुछ जिले में ग्राम पंचायत के अंदर जल नल योजना और कुछ जिले में पीएचडी के अंदर आता है। शुरू के दिन में जब हम हुए तो हम लोग को लगा कि मुखिया जी हैं, हम लोग को जल नल योजना देखना चाहिए। हम लोग चूंकि 12 वार्ड है, 12 सदस्यों के साथ बराबर बैठक करके, पंप चालक से बैठक करके पानी को सुदृढ़ तरीके से चलाने का कोशिश की। कुछ दिन के बाद चिट्ठी देखते हैं कि जल नल योजना ग्राम पंचायत से अलग कर दी गई, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि उसका देखरेख नहीं करेंगे, पीएचडी ही करेंगे। तो वो जल नल के कर्मी भी समझ गए कि मुखिया जी इसमें कुछ नहीं होते हैं, सदस्य जी कुछ नहीं होते हैं, और पानी कंप्लीट पूर्ण रूपेण जल नल योजना फेल हो गया। मैं आपको उदाहरण दूं, ग्राम पंचायत के मुखिया जी जल नल योजना का देखरेख करते थे तो एक वार्ड में 90,000 रुपया में शुद्ध पानी हम गांव घर घर पहुंचाते थे। आज 1.5 करोड़ 2 करोड़ की योजना प्रत्येक वार्ड में है, लेकिन 1.5 से 2 लीटर शुद्ध पानी किसी के घर में नहीं जाता है। सर ये ये बताया जाए कि आज संविधान में अनुच्छेद 243 लागू है पंचायती राज के लिए, और संविधान संशोधन 74 किया गया है इसमें, और पंचायत के माध्यम से ही भारत का विकास हो रहा है, और एक पृष्ठभूमि जो तैयार हो रही है पंचायत के माध्यम से ही हो रही है। लेकिन आज के समय में बिहार में कई पंचायत में, कई जिलों में पंचायत की जितनी भी योजनाएं आ रही है उसमें घोटाले की बहुत बड़ी समस्याएं हो रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका प्रश्न बहुउद्देशीय हो गया। जी सर, मैं इसी पे फोकस करना चाह रहा हूँ। हाँ, क्या पूछे नहीं समझे? कुल मिला के सर कहा ये जा रहा है 243 जी में जो अधिकार हमें अधिकार मिला हुआ है 29, वो कोई भी अधिकार हमारे बजट, हो रहा है। हाँ, हमारे बजट में रुपया आता था, हम ग्राम सभा की बैठक बुलाते थे, ग्राम सभा की बैठक में निर्णय लेते थे कि कितना बजट है, कौन पंचायत में आवश्यक योजना है, विद्यालय में बाउंड्री करना है, आंगनबाड़ी को सुदृढ़ करना है, कि कीचड़ में सोलिंग करना है, क्या करना, वो हम लोग तय करते थे। अब जो पैसा आती है उसमें टाइड अनटाइड क्या करके दिशा निर्देश आता है। हमें अभी सड़क की जरूरत है, वो कहता है नाला बनाओ, जहाँ नाला की जरूरत है वहाँ कहता है पुलिया बनाओ, जहाँ पुलिया की जरूरत है वहाँ कहता है दूसरा तरफ। मतलब ग्राम सभा के अधिकार को इतना कमजोर कर दिया है कि ग्राम पंचायत आज भी हमारे यहाँ लाखों रुपया पड़ा हुआ, लेकिन हम काम नहीं कर पाएंगे। कैसे काम कर पाएंगे? 5500 रुपया में बिहार में ईंट मिलता है क्या? 226 रुपया में सीमेंट मिलता है क्या? मिलता है तो बताइए, वहीं से ले आवेंगे। गिट्टी बालू का 2 गुना रेट है। सरकार को पता है, कौन विधानसभा कौन लोकसभा में कौन जात उसको वोट दे रहा है, नहीं पता है। और सामग्री के दर का पता सरकार को नहीं है क्या? मैं जो मुखिया कहना चाहता हूँ, सामग्री जो हम लोग मटेरियल खरीदते हैं ना, उसका आधा 2 गुना दर है। हम लोग चोरी तो आप करवाते हैं। सर सही रेट नहीं मिल रहा है, इसीलिए करप्शन। हाँ, एक बात कहिए, एक रसोईया दिन भर जलेबी या रसगुल्ला बनाया, 3 दिन के बाद बोलिए कि अब तुमको भोजन करना हो तो चुरा के 1-2 तो खेबे नहीं करेगा। हैं? एक मजदूर 80 रुपया एक मुखिया जी की मजदूरी होती है। भारत में
मनरेगा में 230 रुपया 226 रुपया है। एक मुखिया जी की मजदूरी 80 रुपया है। एक MP साहब का है 10,000 रुपया सर, रोज। ऐसा भी देखा जाता है कि कई योजनाएं लागू होती है लेकिन उसमें प्रचलित राशि को नहीं दिखाया जाता है, ऐसा मैं क्यों? तो दावे के साथ कहता हूँ 29 विभाग हमारे जिम्मे था। हम गलत करते हैं उसके लिए कानून है कि नहीं, जांच कीजिए, केस कीजिए, हमको जेल भेजिए। सभी मुखिया जी गड़बड़ होते हैं। ये कहने वाले को कहना चाहता हूँ कि आपके खानदान में कभी मुखिया बना है क्या? एक मुखिया होने के लिए, एक जनप्रतिनिधि होने के लिए ना दूसरा जन्मना पड़ता है। 2-4% लोग गड़बड़ हो, जात के आधार पे जीतता हो, शराब के आधार पे जीतता हो, धर्म के आधार पे जीतता हो, वो चर्चा हम नहीं करेंगे। तब लोकसभा में जाइएगा तो 10% क्रिमिनल जीत के आते हैं, विधानसभा में जाइएगा तो जात के नाम पे जीत के आते हैं। लेकिन एनी हो मुखिया जी ईमानदार और उस गांव की मजबूत और ठोस आदमी अच्छा होते सर, हैं। ऐसा क्यों है कि अगर आपको क्या लग रहा है कि 7 निश्चय योजना पार्ट 1 और पार्ट 1 खत्म होने के बाद पार्ट 2 चालू हुआ है, क्या पार्ट 1 में कुछ और काम होना चाहिए? मैंने पार्ट 1 तो होना ही चाहिए। 7 निश्चय योजना से हमारे गांव का विकास हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज। जब तक गांव सुंदर नहीं होगा तो देश सुंदर होगा क्या? गांव मजबूत नहीं होगा देश मजबूत होगा क्या? हमारा ग्राम स्वराज अर्थात ग्राम सभा हमारा कमजोर हो गया है। हमारी जी मूलभूत आज ग्राम पंचायत सरकार भवन बन रहा है। मैं कहता हूं कि मैं अपने लिए घर बनाऊंगा तो अपने से मजबूत बनाऊंगा कि आप बना दीजिएगा तब मजबूत होगा। आप अपने से बनाएं। जल नल योजना हमारे गांव में हमारी जनता, मैं पानी पीता हूं, उसकी देखरेख मैं 25 गुना 50 आदमी पंचायत का प्रतिनिधि नहीं कर पाएंगे। एक इंजीनियर 25 पंचायत हमारे ब्लॉक में, एक इंजीनियर 25 पंचायत के जल नल का देखरेख कर पाएंगे क्या? ये तो व्यवहारिक बात है। लगता है सर, ये 40% का कमाल है क्या? ये 40 नहीं 50% का कमाल है। सोलर स्ट्रीट लाइट किसी बड़े नेता के रिश्तेदार का है, 30 या 40% जमा ले लिया है। जिस लाइट को ग्राम पंचायत 7500 रुपया में लगाती थी, उसी लाइट को 32,000 रुपया में माननीय मंत्री जी लगवा रहे हैं। और 2 साल तो हो गया है। जल नल फेल, सोलर स्ट्रीट लाइट फेल, पंचायत सरकार भवन फेल, सारा योजना ठेकेदारी प्रथा। चुनाव लड़ने के लिए नेता को पैसा पहुंचा दीजिए। सर, 7 निश्चय योजनाओं में युवाओं के लिए भी कुछ योजनाएं आई हुई है, महिलाओं के सारा लिए भी। फेल है, कहीं कुछ नहीं। पेपर में आप देख रहे हैं। मैं तो मजबूत मुखिया गिने जा सर रहा हूं। आप इतने कोई लाभ 7 निश्चय योजना के वर्तमान सरकार से मिलने वाला नहीं है। हमारा 7 निश्चय के पैसा से सिंचाई का प्रबंध किया, नहर की सफाई किया, कहीं खेत में पानी नहीं जा रहा है, मोटी रकम विभागीय मंत्री को मिल गया। 7 निश्चय योजना से गांव का विकास होना था, गांव में पुलिया बनना था, विद्यालय का सुदृढ़ीकरण करना था, आंगनबाड़ी केंद्र को चमत्कार करना था। कहीं कुछ हुआ क्या? सारा पैसा बंदरबाट कर लिया ठेकेदारी पर। सर आपके अनुसार सारा ब्लेम जा रहा है सिस्टम के ऊपर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सर सिस्टम के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मुखिया जी सब का दिमाग फिर गया है, तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? क्या दिमाग फिर जाएगा? मैं चुनाव जीता हूँ, जनता से वादा किया था, 2 साल हुआ कोई भी काम नहीं कर पाया हूँ, तो दिमाग फिरेगा तो किसी के आशीर्वाद से मुखिया बने हैं क्या? हम लाल पीला हरा झंडा से बने हैं क्या? हम जनता के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके काम करने के लिए बने हैं। और आज मेरा काम नहीं हो रहा है तो ये पंचायती राज किसी का बपोती है क्या? भारत सरकार और बिहार सरकार का बपोती नहीं है। ये भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकार है। जैसे MP MLA चुने जाते हैं उसी तरह जनता हमें चुनती है। और हमारा जो पिछला अधिकार था वो हमको लागू कर दे। हम ये नहीं कहते कि अलग से आप कुछ दे दीजिए, हम ये नहीं कहते 2 लाख महीना हमको कर दीजिए, लेकिन आपको शर्म नहीं लगती है इस सरकार को? 500 रुपया हमारे सदस्य माननीय वार्ड सदस्य को देते हैं। जो वार्ड सदस्य सुबह से रात 10 बजे तक, कोई मर गया तो लकड़ी काट के जलाने में, किसी की बेटी की शादी है पत्ता परोसने में, कहीं सड़क पे पानी लग गया तो कुदाली से हटाने में, हम मुखिया जी, सचिव या सब लोग लगे रहते हैं। कोई रोड पे सड़क पे दुर्घटना हो गया, मुखिया जी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाइए। किसी को जो है लकड़ी नहीं है व्यवस्था, कभी अंत्येष्टि योजना खत्म कर दिया। सरल तरीका था, कोई मरता था हम लोग 1500 2000 या जो भी था हम लोग देते थे। आज 3000 जरूर कर दिया है, लेकिन मैं 1,65,000 रुपया गांव में गरीब जो मरा है उनको दिया हूँ 1500, लेकिन 5 पैसा आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। क्योंकि टेक्निकल अड़चन है, गरीब लोग मरेगा तब वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बनाती थी, तब तो लोग का चप्पल घिस जाता था। अब जो है सांख्यिकी पदाधिकारी, एक सांख्यिकी पदाधिकारी को 4-4 ब्लॉक जाना होता है। अब बताइए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कितना आवश्यक है? बच्चे का एडमिशन करवाना हो, बीमा में हमें लाभ लेना हो, आवश्यक योजना है कि नहीं? इसमें क्या लगता था?
और एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए मैं मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, बगैर पैसे का कोई भी काम हमारे ब्लॉक में अनुमंडल में नहीं होता है। जिस चीज का मैं विरोध करता हूं, तमाम कर्मी हम लोगों के विरोध में रहता है। सर, आप व्यवस्था पे लगातार आप हमला कर रहे हैं, लेकिन एक और सवाल है कि जन वितरण प्रणाली हो पंचायतों में या फिर मनरेगा कार्य हो, इसमें भारी अनियमितता देखने को मिल रहा है। मैं आपको कहा कि जब तक ग्राम पंचायत देख रेख करती थी, जी। मैं 2001 में मुखिया था, जब तक हम उस महीने का आवंटन वितरण करके पंजी पे साइन नहीं करता था, दूसरा आवंटन डीलर को नहीं मिलता था, उसको डर लगा रहता था। हमें डर था क्या ये जनता को सही अनाज नहीं मिलेगा, वजन से नहीं मिलेगा तो हमको वोट नहीं देगा। तो हम तो अपने जनता के डर से उनके साथ काम करते थे। आज एसडीओ साहब जो करे, एमओ साहब जो करे, एगो आवेदन दे दीजिए, 25,000 रुपया लेके जाइए, माफी मिल जाएगा। हमारा डीलर हमारे समाज का वो भी शोषण हो गया, और जनता तो अनाज कटिए गया, महीना का अनाज बेच दिया। बिहार के अंदर कोई भी डीलर आज वजन से अनाज नहीं दे रहा है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं अनुमंडल अनुश्रवण समिति का मेंबर भी हूँ। मैं कहता हूँ एसडीओ साहब को कि लिट्टी समोसा एक चाय पिला के हम लोगों से साइन करा लेते हैं, पाप तो आप बांटते हैं एसडीओ साहब। तो डीलर के साथ तो एमओ भी कहीं न कहीं संलिप्त होते एकदम नजर आ एकदम रहे हैं। एमओ तो एमओ का काम ही है, वो निरीक्षण पदाधिकारी है, सही वितरण हो रहा है कि नहीं उनका जवाबदेही है। लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है। आप पंचायती राज के सिस्टम की बात करते हैं, घूसखोरी का सिस्टम बन गया है। इंजीनियर को पैसा नहीं दीजिएगा तो एस्टीमेट ठीक से नहीं बनाएगा वो। सर, आपका जुड़ाव कांग्रेस से रहा है और कांग्रेस से अभी है भी, और आप सरकार के साथ अभी चल रहे हैं, तो सरकार के विपक्ष में आप बोल रहे हैं। सर, आपको ये बोलते हुए थोड़ा सा ये नहीं भय लग रहा है क्या? हाँ, भय क्या लगेगा, मैं आपको बता दूं। ये आम सवाल हो गया है कि हम लोग महागठबंधन के पार्ट हैं, और मैं खुद क्यों विरोध कर रहा हूँ तो मैं बता दूं आपको। महागठबंधन के पार्ट संयुक्त मोर्चा की सरकार में भी थे, हमारे दल के लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, आपको याद होगा। एक इतिहास रच के चले गए हैं। बिहार में भी हमारे 16 विधायक हैं। क्या हम मंत्री नहीं बन सकते थे? क्या हम सचेतक नहीं बन सकते थे? क्या हमें बड़ा बड़ा फ्लैट वो मंत्री संतरी विधायक का हमारे विधायक जी को नहीं था लालच? क्या हमने त्याग किया है कि बिहार के जो मूलभूत समस्याएं हैं सदन के माध्यम से सरकार को हम बताएंगे। आज 5 डिसमल जमीन की लड़ाई है, जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था की लड़ाई है, मनरेगा में रोजगार की लड़ाई है। सिर्फ कम्युनिस्ट और लाल झंडा ही उठा सकती है, बाकी लोग तो वोट के लिए होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं गठबंधन के साथियों को कि हम आपके साथ इसलिए हैं कि देश को बेचने वाले, देश की सरकारी संपत्ति को बेचने वाले के हाथों से राज को अलग करने के लिए हम आपके साथ हैं। देश की गरीब जनता, मरहूम, मेहनत कश आवाम की आवाज को सदन में पहुंचाने के लिए कम्युनिस्ट होते हैं, इसलिए हम सरकार में हैं। लेकिन मूलभूत बात हम विरोध नहीं करते, हम सुझाव देते हैं कि सरकार चेतिए, मेरी सरकार है, मैं सरकार बनाई हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। 1 महीना से मुखिया जी हड़ताल पे है। कितना घमंडी मुख्यमंत्री है कि वार्ता करने के लिए वो तैयार नहीं है। कितना घमंडी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं कि 5 मुखिया प्रतिनिधि को बुला के आप इसका मतलब हम लोग को नासमझ समझ रहे हैं, हम लोगों को जो है जीरो पे आउट कर रहे हैं। आने वाले 24-25 के चुनाव में जो सरकार ग्राम पंचायत राज को कमजोर करेगी, उसको कमजोर करने के लिए हम मेरी चोटी लगा के लड़के उसको बर्बाद करेंगे। सर, कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की आवाज भी बनती है, लेकिन 2019 के चुनाव में देखा गया कि ये कुछ सीटों पर ही सिमट गई। ऐसा बात क्यों? बता दे रहे हैं, ये देश सामंतवादी पूंजीवादी व्यवस्था से, जहां मंदिर में पत्थर लगता हो और स्कूल में एक शौचालय भी ना हो, जहां धर्म और जाति के नाम पे राजनीति हो, जहां शराब और पैसे पर वोट दिया जा रहा हो, वहां कम्युनिस्ट एक विचार है, बहुत बड़ा विचार है। कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, दुनिया के अंदर कई देशों में हमारी सरकार है। और हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते कि वोट हम इसमें डाले बटन जीत हो गया आपका। ये तो देख रहे हैं पूरे देश की लड़ाई चल रही है। इस ईवीएम पे हम क्या विश्वास करेंगे? जिस ईवीएम में, जिस मोबाइल में आप हम बोलते यहाँ है, सुनते दिल्ली में है, उस चिप्स पे क्या भरोसा करें जो विज्ञान के हाथ में है? तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं गरीब जनता की आवाज उठाता हूँ। पद रहे ना रहे, मैं आजीवन कम्युनिस्ट हूँ, रहूंगा, और कम्युनिस्ट पे मुझे भरोसा है, वो हमारी व्यवस्था है। सर, कहे अनकहे शब्दों में आपका ब्लेम केंद्र सरकार पे है या बिहार सरकार पे? मैं आपको कहा कि केंद्र सरकार का ये पंचायती राज है, और समय समय पर बिहार सरकार को भी कानून में सुधार करने का अधिकार है। सुधार करने का मतलब ये नहीं कि आप अब हमारे अधिकार और कर्तव्यों को खत्म कर दो। सुधार करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो मानदेय भत्ता 20 वर्ष पहले वही आज हो। चूंकि ये सुपौल जिला है, निर्मली, मरोला, कोसी बांध के अंदर है,
वहाँ का बजट अलग तरीके से होता है। वहाँ की जो पंचायतें आधा पानी में है, आधा सुखाड़ में है। हमारे यहाँ नाली की जरूरत है, वहाँ नाली की जरूरत है क्या? नदी में बह जाएगा। हमारे यहाँ पक्की सड़क की जरूरत है, वहाँ है क्या? वहाँ दूसरे तरफ का टापू है कि अभी मवेशी रखने का प्रॉब्लम है। सर थोड़ा सा राजनीतिक पर बातें कर लेता हूँ कि इंडिया डॉट वाली गठबंधन सरकार में कौन सा इसमें एक नेता है जो कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के योग्य है? देखिए, चुनाव हुआ नहीं है, योग्य आप खोज रहे हैं। देश में योग्यता की कमी नहीं है। इंदिरा गांधी चले जाएंगे, देश कैसे चलेगा? सर जैसे जवाहरलाल चले जाएंगे, देश कैसे चलेगा? आप पूछे तो मैं बता रहा हूँ। हम लोग जानते थे कि मोदी आएगा तभी तो देश चलेगा। हम तो देख रहे हैं कि अच्छा दिन कैसा हुआ, 400 का गैस 1200 में मिल रहा है। हम तो देख रहे हैं गरीब को। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो बहुत दम है। तो 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दीजिए ना, गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे भी स्कूल जाने लगेंगे, उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा। ये देश कंप्लीट रूप से बुर्जुआ के हाथ में चला गया है। पुनः ये ब्राह्मणवादी नीति, सामंती व्यवस्था इस देश पे लागू होने जा रहा है। हमारा गरीब, हमारा शोषित पीड़ित, आज उसको कोई देखने वाला नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हम कम्युनिस्ट हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं। समाज में मेहनत कश आवाम का जिस दिन राज होगा, ये देखने का आपको नहीं मिलेगा। आप ये मत भूलिए कि हमारा लोकसभा में सदस्य नहीं है, ये मत भूलिए कि विधानसभा में नहीं है। हम सड़क से सदन तक लड़ाई पे भरोसा रखते हैं और लड़ाई लड़ते रहते हैं। सर, इंडिया, भारत, आर्यावर्त, ये सारा हमारा देश का नाम था और इंडिया का नाम हटा दिया गया। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, जबकि महागठबंधन के राहुल जी कहते हैं भारत इज अनपार्लियामेंट वर्ड? तो सर ये दोनों संदर्भ को आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। इंडिया, आर्यावर्त, भारत तीनों हमारे देश का नाम है और सम्मान के साथ उसका नाम लेता है। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जब देश विकास की डोर पे जा रहा है, जब देश में विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तो देश के नाम पे आज कई शहरों का नाम बदल दिया, उसी से हमारा देश का विकास हो जाएगा क्या? आप कई यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिए, आप सड़क का नाम बदल दिए। यही हमारे भारत की आजादी थी क्या? वीर कुंवर सिंह का यही सपना था, भगत सिंह का क्या, कि आजादी के 76 वर्ष बाद भी 5 डिसमिल जमीन लोगों को नहीं है? इसलिए इंडिया भी ठीक है, भारत भी ठीक है, आर्यावर्त भी सही है। हम उस पर नहीं जाना चाहते। भारत का विकास होना चाहिए, भारत आगे बढ़े, इसी पे जाना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन हो गया तो इंडिया खत्म हो गया। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री जी बोलते थे। एयर इंडिया प्रधानमंत्री जी का प्लेन है जिस पे चढ़ के विदेश जाते हैं। डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री जी बोलते थे। आज वो आरएसएस भाजपा वाले को बुरा लग रहा है। मैं खुले चैलेंज करना चाहता हूँ, ये इंडिया इंग्लिश वर्ड है और वो इंडिया भारत का दूसरा नाम है। न भारत हटेगा न इंडिया हटेगा। ये राष्ट्रपति महोदय नहीं बोलना चाहिए, देश की प्रथम राष्ट्रपति है, वो लिख दिया है कि क्या न लिखी है, इंडिया के बदले भारत लिख दिया है। सर आप कह रहे हैं कि ये ना इंडिया हटेगा ना भारत हटेगा, तो महागठबंधन के ही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत इज अनपार्लियामेंट वर्ड। वो बोले हैं तो वो गलत बोले हैं। अगर राहुल जी ये बात बोले हैं तो वो गलत बोले हैं। भारत हमारा देश है, हिंदी में उसको हम भारत कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं। इंडिया इंग्लिश में कहते हैं। बगैर इंडिया का प्रधानमंत्री जी दिल्ली के शहर भी नहीं घूम पाएंगे, दिल्ली लोकल में भी नहीं, क्योंकि आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, आप भाषण में भारत बोलते हो। जितने लोग इंडिया की बात, भारत की बात करते हो, किसी का बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल पढ़ता है क्या? गांव के स्कूल में कोई पढ़ा है क्या? अब भी नहीं समझ रहे हैं कि देश को कहां ले जा रहा है ये लोग। सर आप अपने तथ्यों से ठीक है, आप अपने वक्तव्य से भी ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि किसी भी देश का नाम इंग्लिश ट्रांसलेट में नहीं बदलता है। स्टेट ऑफ अमेरिका है तो वो अमेरिका इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिखाएगा, दूसरा स्टेट, लेकिन हमारा भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं कहता हूँ कि जो हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सैकड़ों जगहों पर इंडिया और भारत की चर्चा कर दी है, जो इस देश के संविधान को कमजोर करना चाहेगा, देश का नाम बदलना चाहेगा, देश की जनता उसको बदल देगा। लड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। सर क्या वजह है कि नाम को लेकर के इस तरह का विमनस्य भाव पैदा किया जा रहा है? वो नाम के लेके बहुत चेंज कर रहा है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, देश को विकास करने की जरूरत है। आज करोड़ों लोग बेरोजगार पड़े हुए, इसकी चिंता नहीं है। मोदी जी करोड़ों रुपया लेके 15 लाख रुपया सबके खाते में डाल रहे, वो दूर चला गया। महंगाई कम करेंगे, दूर चला गया। 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, उसका चर्चा करने वाले हैं कोई क्या?
महंगाई चरम सीमा पे, आग में देश जल रहा है। 400 रुपये का यूरिया 1200 रुपया मिल रहा है, पता है? 1200 रुपये का डीएपी खाद, हम किसान हैं, वो 2400 रुपया में मिल रहा है, पता है? सर कयास ऐसा भी लगाया जा रहा है कि सरकार किसानों का लोन माफ नहीं कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगपतियों के क्लियर बात है कि आप देश के इतिहास को उल्टा के देखिए। ये देश सरकार कह रही है कि हम गरीब के लिए, महिला के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहा था कि हमारी सरकार बनाओ, जो पुराना कृषि ऋण है उसको माफ करके नई तरीके से ऋण देकर मैं पुनः खेती को लाभकारी बनाऊंगा। क्या हमारे अनाज का दोगुना कीमत मिला क्या? उल्टे जो हमारा किसान आंदोलन, आप देखिए कि 3 कृषि कानून बनाया, देश के लाखों किसान को मरने पर आतुर होना पड़ा, कई लोग मरे भी। लगातार 9 महीना तक आंदोलन हुआ, ऑल इंडिया किसान सभा और जितने संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन हुआ। आखिर सरकार को पीछे लौटना पड़ा कि नहीं? देश की किसान एकजुट होकर लड़ाई लड़ा कि नहीं? उस समय कह रहा था कि ये पाकिस्तान का ये सिखाया हुआ है। वहाँ बॉर्डर पे किसान का भोजन मिल रहा था तो कह रहा था कि विदेश से मुसलमान पैसा भेज रहा है, विदेश नीति ये हो रहा है। लेकिन सारा टेंट फीस हो गया। अभी कई जगह 7 जगह चुनाव हुआ, 4 जगह इंडिया जीता है, कई और जगह हुआ है, कई राज्यों में चुनाव हुआ है। इतना डर इंडिया से क्यों लग रहा है? जिस इंडिया के नाम लेकर पूरे दुनिया में अब चर्चा के विषय बने हुए हैं, एक इंडिया अगर संयुक्त मोर्चा ये बनाया है तो उससे डर नहीं लगनी चाहिए। अगर गरीब की काम किए तो आप गरीब वोट देगा। तो आप अनकहे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि भय के डर से इन्होंने भारत और इंडिया में इंडिया नाम हटा दिया? हाँ बिल्कुल, हटा दिया तो उसके हटाने से थोड़ी हट जाएगा भैया। भारत के संविधान में रचित बात है, यानी इन्होंने संविधान बदलने का काम किया। हाँ बिल्कुल, हमको लगता है कि आगे आने वाले देश का चुनाव 2024 का ये एमपी चुनने का नहीं है, ये प्रधानमंत्री चुनने का नहीं। भाई साहब का कौन ऐसा लोग है जो देश को चलाएगा? ये तो एकदम अनपार्लियामेंट्री शब्द है कि चुनाव बाकी हम नेता का नाम कह देंगे। हम 7 आदमी चुनाव मुखिया से लड़े थे, कैसे कह देगा कौन जीतेगा? हमको ज्यादा वोट हुआ, हम जीत गए, दूसरे को होता तो वो जीतते। इसलिए देश का चुनाव होगा, जिसको जीतेगा, जो बहुमत होगा वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको हम प्रधानमंत्री जी कहेंगे। सर लगातार ईवीएम के पे उंगलियां उठती रही है, आपको क्या लगता है कि इसमें भी ईवीएम का जो है खेल बेल हो सकता है? देखिए, ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। जैसा कि कई राज्यों में हमने देखा और बिहार विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि चुनाव में जिस बूथ को हम लोग नजदीक से जानते थे कि ये मतदाता 60% इसका है, 40% विपक्षी का है, रिजल्ट होते होते विपक्षी का जीत हो गया। ईवीएम पिछले, चूंकि आप खुद मोबाइल चलाते, बड़ा बड़ा मोबाइल चलाते हैं, कि आप उनके साथ फोटो जोड़ लेते हैं, उनके साथ उनको ये ऑनलाइन कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ क्या कर लेते हैं, बात कब होता है दिखा कब देते हैं। तो ये बहुत विश्वसनीय चुनाव का ये प्रतीक ईवीएम नहीं है। ईवीएम जिस विदेश हमारा कितना आगे है, ईवीएम खत्म हो रहा है। कई देशों ने ईवीएम से नहीं डायरेक्ट चुनाव करवाता है। मुझे भरोसा है कि ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात इसलिए मोदी जी कह रहा है कि गांव में जो आज गरीब लोग मुखिया जी सरपंच जी बन रहे हैं, नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि आरक्षण दिला के गरीब परिवार से भी कई पंचायत प्रतिनिधि जिताए हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन जब होगा तो वो हवा फैला के नीचे से ऊपर तक, जैसा कि मीडिया वाले देख रहे हैं, टीवी खोलिए मोदी मोदी मोदी, आगे में वही उसी का दलाल 80 ठो बैठे रहता है, 100 में 80 वही है, उसी पे देश को जिता देता। हमारा भोली भाली देश की जनता है, किसान है, मजदूर है, पशु पालक है, वो सीधे साधे हैं, शिक्षा से दूर रहते हैं। उसके तो सर आपके हिसाब से ईवीएम नहीं होना चाहिए, पर्ची के माध्यम से इलेक्शन होना चाहिए लोकसभा पुराने पद्धति से? हाँ, पुरानी पद्धति से हमारा वो इलेक्शन कुल मिला के आप कह रहे हैं सर कि देश में बड़ी बड़ी बातें सिर्फ होती है और मूलभूत जो आवश्यकता है लोगों के उस पर ध्यान नहीं दिया। मूलभूत जो मैं कहता हूं, मोदी जी की सरकार में 6-7 आप आवश्यक मुद्दे उठाए थे, जिसमें लोगों ने भरोसा किया था कि मोदी आएंगे तो अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा तो सब चीज छिपा हुआ है कि हम अच्छी तरीके से अच्छा भवन बन जाएगा, हमारे बच्चे की पढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी, हमारे परिवार ग्रामीण को स्वास्थ्य का इलाज का सुविधा हो जाएगा, सारा काम हम खुश नसीब हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई एक काम हो, विदेश से पैसा आ गया क्या? सबको मिल गया क्या? महंगाई घट गई क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया क्या? आज विगत 2 वर्षों में हम लोग तब देख रहे हैं कि आवास बनाने के लिए सूची में नाम जोड़ने के लिए हम लोग को एक चिट्ठी भारत सरकार दे दे कि 2024 का चुनाव है भाई, गरीब लोगों को घर बना दो। ये सिर्फ लेखा जोखा रखता है, लेखा जोखा की सरकार है, काम का ये सरकार नहीं है। अब सर केंद्र की बातें हमने कर ली, अब हम आप पे आएंगे थोड़ा सा। प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, तो आप क्या
आपका क्या कदम है, आप क्या पहल कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, थोड़ा बताएं। देखिए, मैं मुखिया हूँ, प्रखंड का भी अध्यक्ष हूँ, जिला का भी हूँ, प्रदेश में भी उपाध्यक्ष हूँ। प्रदेश लेवल पे हमारी हजारों मुखिया की बैठक हुई थी। हमने एक प्रस्ताव दिया था कि नॉट ओनली फॉर मुखिया ग्राम पंचायत, हम त्रिस्तरीय पंचायत राज के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया जी सदस्य, सरपंच महोदय, ये सारे लोग पंचायत प्रतिनिधि हम लोग हैं। हम लोग एकजुट होकर जो हमारा पुराना 29 विषय था, जिसका हम लोग संचालन करते थे, देखरेख करते थे, निरीक्षण करते थे, अनुरक्षण करते थे, वो अधिकार हमें पुनः वापस हो। तब जाके गांव में जो जनता हमारे ऊपर भरोसा किया है, एक तरफ पैसा, शराब, जाति व्यवस्था, दूसरे तरफ हमको बगैर किसी लोभ लालच के निस्वार्थ तरीके से हमें दिया वोट, हम उनका कोई काम नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपनी मांगों को मजबूती तरीके से, सांगठनिक तरीके से, 16 अगस्त से मेरा हड़ताल है, आज भी हम लोग हड़ताल पे हैं। अगर ये नहीं मांगा, 2 अक्टूबर को हम लोग पूरे राज्य में ग्राम सभा बुलाकर जो बात अभी आपसे कह रहे हैं, आम जनता को बताएंगे कि आपका आवास क्यों नहीं बना, आपका सड़क क्यों नहीं बन रहा है, आपको राशन कार्ड में नाम क्यों नहीं जोड़ रहा है। ये तमाम दोष हम राज्य सरकार पे जाएगा। आपको क्या लगता है कि हड़ताल पे आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार सुनेगी? एक बात बता रहे हैं, जिस आशा की बाली हमने 500 रुपया महीना कर दी, वो संघर्ष करके 2500 रुपया बनाई कि नहीं? जिस शिक्षक को हमने 1500 रुपया देकर बहाली किया था, आज उनका 38 से 40 रुपया हुआ कि नहीं? हम संघर्ष पे भरोसा करते, संघर्ष नहीं होता तो संविधान नहीं बनता। हम संवैधानिक प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार को सुझाव देते हैं। अपने संगठन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको भी हमें बनाया है, हमने बनाया है, देश की सरकार भी हमने बनाया है। हमारा अधिकार है प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ने का। सांगठनिक एकता के बल पर हम अपनी मांग, पंचायती राज व्यवस्था की मांग सरकार से कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अगर उनको सद्बुद्धि आए तो हमसे वार्ता करे। हमारी 19 सूत्री मांगे हैं, उस पर वो विचार करे और विश्वास है। चुनाव से पूर्व सर कयास लगाई जा रही थी कि वार्ड मेंबर को भी काम दिया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद से वार्ड मेंबर पूरी तरह से पंगु बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आप लोग यही कह के हम लोगों को लड़ाई लड़ाते हैं। हमारा वार्ड सदस्य हमारा परिवार है। एक पिता खुश रहेगा बगैर बेटा के खुश रहे। एक मुखिया जी का वो भाई है, बेटा है, परिवार है, उसका कोई अलग मांग है क्या? ग्राम पंचायत कमजोर हो जाएगा, सदस्य मजबूत हो जाएंगे, उनका अलग कुछ खाता है क्या संचालन? ग्राम पंचायत के वो सदस्य हैं, ये घर का हम मालिक हैं, हम खूब खुश हैं, हमारा भाई खुश नहीं है तो ठीक बात है क्या? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधि एकता के साथ हम सरकार को चेतावनी दिए हैं कि 2 अक्टूबर तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो देश का ग्रामीण विकास मंत्री बिहार का है, बेगूसराय का, बेगूसराय समाहरणालय गेट पर मंत्री जी का घेराव करेंगे। बेगूसराय की जनता को बताएंगे कि बिहार का विकास, गांव का विकास नहीं हुआ है, तो उसके लिए दोषी गिरिराज सिंह है। सरवन चौधरी हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है, उनको बताएंगे। और फिर पंचायत राज मंत्री का नामों लेने में लगता है कैसे नहीं। गौतम जी से बात कीजिएगा तो लग रहा है कि बहुत मजबूत आदमी से, मंत्री जी से हमारी बात नहीं। सर, चलते चलते आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो 17 सूत्री मांग को रखा, वो क्या क्या रखा है, थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा। अब एक लाइन में क्या बताऊं कि हमारा जो 3 प्रमुख है, पंचायत सरकार भवन हमारे पैसा से, हमारे प्रशासनिक पे बनता था। हम अपने लिए घर बनेंगे, ठेकेदारी व्यवस्था पे हमें विश्वास नहीं। पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत करेगी, सोलर स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायत करेगी, जल नल योजना पीएचडी से हटाकर ग्राम पंचायत को सौंपे, और शेष शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य जो 29 विभाग है जो आप देख रहे हैं, तो वो बनेगा। हमारा जो 5-7 सेक्रेटरी है, वो नहीं समझ रहा है कि मुखिया जी का हम सचिव हैं। लोग जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन का काज, कर्मचारी, आवास सहायक, वो सब फिरार रहता है। मुखिया जी का मतलब, मुखिया जी इसमें कुछ नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं सच्चाई कि आवास देना है गरीब को। चुनाव तो हमें जिताया है, आज व्यवस्था के हिसाब से उसको हमने नाम जोड़ सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, न उसको लाभ दिला सकते हैं। पशु शेड हमको बनाना है, वो मनरेगा की योजना है, पीआरएस देखेगा। बाकी योजना किसी पे हमारा अनुरक्षण नहीं रहा है, इसके लिए 100% बिहार सरकार दोषी है। अच्छा सर, एक सवाल है कि कई पंचायतों में एक मनरेगा विभाग में अनियमितता देखी गई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मनरेगा की तरफ से जो पेमेंट होना होता था, वो टेक्निकल डिफॉल्ट कहें या करप्शन का शिकार होकर कि लाभुक के अकाउंट में नहीं जाके किसी अन्य के अकाउंट में जा। मैं आपको बता दूं कि चोरी सरकार करवाती है। मैं आपको कहा कि 226 रुपया मजदूर मिलेगा क्या? हम WPU भवन बनवाए हैं,
400 रुपया और नाश्ता दिए हैं मजदूर को और 500 रुपया मिस्त्री को दिया हूँ, तब तो वो काम पूरा हुआ है। हमको विभागीय बात कर रहे हैं, हम तो किसी न किसी मजदूर के ही खाते से पैसा भुगतान करवाएंगे जी। 1.5 लाख रुपया मजदूरी पे खर्च करना है, 2.5 लाख रुपया हमको उसमें लगा है। ये चोरी नहीं है, मुखिया जी के साथ डकैती हो गया कि हम 2.5 लाख पेमेंट किया, हमको 1.5 लाख रुपया मिलेगा और जिसके खाता में जाएगा वो आधा रख लेते हैं। सरकार को चाहिए ना, हम जिस ईटा को 11,000 में खरीदा है उसको 5600 रुपया हम बिल लगाए हैं। ये सरकार अंधा है क्या? उसको नजर नहीं आ रहा है? बड़ी साजिश है, बड़ी बहुत बड़ी साजिश है। और उल्टे कहेगा मुखिया जी चोर है, मुखिया जी चोर है, वो चोर है। हम कैसे चोरी करते हैं? काम कराते हैं, हमारा फोटो दिन में 3 बार लेते हो, बात समझिए। ऑनलाइन भुगतान होता है, कैसे चोरी होती है? हम लोग बताइए ना, हम तर्क दीजिए, कैसे हम चोरी करते हैं? 10 मजदूर है, 10 का फोटो 10 बजे दिन में, 2 बजे दिन में आप लेके चले जाते हैं, उसी के नाम पे भुगतान करते हैं, फिर चोरी कैसे होगी? नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।